हेलो, वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी बहुत है और इसका अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है। हमारा टॉपिक बेसिकली जो है वो अल्टरनेटिंग करंट से है और लेकिन इसमें जब जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो क्या है हमारा फेजर एंड फेजर्स डायग्राम। फेजर्स एंड फेजर्स डायग्राम। अब हम बात कहेंगे कि भाई फेजर्स क्या हैं। तो बस यही है इंटरेस्टिंग पार्ट और यही है इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट में बात करते हैं तो फेजर्स अगर हमें पार्ट क्लियर नहीं है तो मानकर चलिए कि आप हर जगह प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो अभी तक हम लोग डिस्कस करते थे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? दैट करंट विच फ्लोज in a particular circuit only in one direction। जैसे कि आपने किसी सेल को यूज कर लिया, आपने किसी बैटरी को यूज कर लिया, तो वो क्या हो गया आपके लिए? आप बोल सकते हैं इट इज योर डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट के बारे में क्लियर है। करंट whose magnitude varies with time according to the sine curve। जैसे कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप समझ लीजिए कि ये क्या हो गया, इट इज अ डायरेक्ट करंट। करंट I है एंड दिस वन इज T। तो ये भी हमारा क्या बोला गया, इट इज डायरेक्ट करंट। अब इस करंट को भी हम डायरेक्ट करंट ही बोलेंगे। अगर हम बोलें तो ये भी हमारा एक डायरेक्ट करंट है क्योंकि इट ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, टाइम के साथ करंट है। तो ये भी डायरेक्ट करंट बोला गया। जो हम कैसे निकालते हैं? किसी डायनमो से जो हमें करंट मिलता है ये हमारा डायरेक्ट करंट हो जाता है। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अ करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द साइन कर्व एंड इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। मतलब यहां तक एक कंप्लीट साइकिल माना। तो अगर हम ये मानेंगे यहां के बाद क्या करा, टी पर आने के बाद इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। अभी अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था तो अभी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। टाइम के साथ आप देखिए यहाँ पर वैल्यू कुछ और है, इस जगह वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर वैल्यू कुछ और है। तो ये क्या बोला गया, इट इज योर ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट से हमारा मतलब हो जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट इज व्हाट, योर AC। इसको आप बोल देते हैं AC। ये दोनों करंट क्या है, DC। तो अब AC और DC तो पार्ट आप लोगों को मैं समझता हूं कि क्लियर होना चाहिए क्योंकि DC बहुत पहले से हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट हमारे सामने अभी आया तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसमें करंट का मैग्नीट्यूड वेरी करता है। जैसे आपने कहा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है और अगर हम देखें ये क्या बोली जाएगी, इट इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं I0 और ये कोई भी हमारी वैल्यू हो सकती है I। अब देखिए यहीं से हमारा फेजर का कॉन्सेप्ट और फेज का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हर इंस्टेंट पर यहां इंस्टेंट कुछ और है, यहां इंस्टेंट कुछ और है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो हो जाता है I जो आप दिखा रहे हैं ये वाली वैल्यू, उसको आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। इट इज योर इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब ये जो करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो यही एक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा फेज। व्हाट इज फेज? फेज कुछ नहीं है। फेज क्या है? सिंपल। अगर आप मान लीजिए कि कोई एक रोटेटिंग वेक्टर है, इस तरह से आपने एक सर्कल ले लिया, आपने एक सर्कल पर क्या मान लिया कि भाई कोई हमारा एक रोटेटिंग वेक्टर है लाइक दिस। ये आपका एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसको आपने कहा OA। अब ये टाइम 0 मान लिया आपने, यहां पर टाइम आपने T मान लिया। अब सपोज ये वेक्टर रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
उस सिचुएशन में ये वेक्टर क्या करेगा, कुछ ना कुछ एंगल स्वैप करेगा। तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसने टी टाइम में अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है, कहां से, ये बी से ए पर आ गया। तो उस सिचुएशन में आप ये बोलेंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। अब देखिए यहीं से आप फेज को कनेक्ट करते हैं, तो ये एंगल क्या है, यही एंगल है फेज। एंगल क्या है, एंगल फेज है, लेकिन इस फेज की वजह से क्या पता चल रहा है, इसकी पोजीशन पता चल रही है आपको कि ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, ये रोटेटिंग वेक्टर अपनी इनिशियल पोजीशन से पहले यहां पर था, अब ये कहां आ चुका है, अब ये इस पॉइंट ए पर आ चुका है। तो फेज क्या है, फेज किसी भी, अब जैसे क्लास 11th में आपने वेव्स पढ़ा है, ऑक्सीलेशन पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर ऑसिलेशंस और वेव्स में आपने पढ़ा होगा फेज। फेज क्या बताता है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। अब आप कहेंगे तो इस तरह से ये पोजीशन कैसे बताएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। आप देखिए कि वेव्स को आप किस तरह से क्लास 11th में पढ़ते थे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, सारी चीज समझ में आएगा। सपोज एक पार्टिकल पहले यहां पर है, अब हम यहां पर क्या मान लेते हैं, दो एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स मान लेते हैं, और ये हमारा कोई भी रोटेटिंग वेक्टर है, दैट इज योर ओ। अभी हमने इसकी पोजीशन क्या ली हुई है, ए पर ली हुई है। अब अगर हम यहां पर देखें कि कुछ टाइम के बाद ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, फिर कहां पहुंचा ये पार्टिकल, यहां पहुंचा। अगर हम मानते हैं रोटेटिंग वेक्टर है, इसकी पोजीशन चेंज हो रहा है, तो अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम यहां पर ये कहेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट था पार्टिकल का अबाउट एक्स एक्सिस, या हम ये कह दें कि अबाउट वाई एक्सिस, यही इसका प्रोजेक्शन माना जाएगा। तो अगर इसका रेडियस आर था और ये एंगल थीटा है, या सपोज ये एंगल थीटा है, आप कोई सा भी एंगल थीटा मान सकते हैं, तो आप इसको कैसे शो करेंगे, आप इस पार्टिकल की पोजीशन को शो करेंगे y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अगर सपोज आप थीटा मान रहे हैं एंगल, और आपने इसको क्या लिखा, आर साइन ओमेगा टी, या फिर x इज इक्वल्स टू लेंगे तो इट इज आर कॉस थीटा, ये वाला पोर्शन x और ये वाला पोर्शन y। तो आप यहां पर क्या लेंगे, इट इज योर r cos ओमेगा टी। अब आपने चीजों को पढ़ा होगा, और देखिए यहां पर समझाता हूं आपके लिए कि अगर यहां से, किस पॉइंट से, अगर हम यहां से ओरिजिन से बात करें तो देखिए अभी ये यहां पर है, अब इसका y एक्सिस में कुछ टाइम के बाद में ये यहां पहुंच गया, कुछ और देर बाद ये यहां पहुंचता है, और मैक्सिमम कहां पहुंचेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा यहां पर। उसके बाद क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो ये इस पोजीशन पर आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता चला जाएगा, तो ये इस तरह से यहां पर आ जाएगा इस पॉइंट पर। तो ये टाइम अगर हम इसको 0 मान लेते हैं, और यहां पर हम क्या मानते हैं, इट इज t/2। अब फिर क्या होगा, अब ये इस साइड में चलेगा, तो अब आप इसके प्रोजेक्शन को कुछ ऐसे दिखा देते हैं, और यहां तक क्या हो गया, टाइम लगा यहां तक वापस आने में इसको t। तो ये क्या है, एक तरह से कि हमने पोजीशन को बताया कि पार्टिकल की पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या था और वाई एक्सिस क्या था। तो अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी, जैसा हमने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज 2 पाई अपॉन टी, दिस इज व्हाट योर ओमेगा। अब अगर ये मूवमेंट इसका क्या चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पर जो भी एंगल बनाएगा, तो थीटा अपॉन टी इट इज व्हाट, अब थीटा मान लीजिए या इसको फाई मान लीजिए, जनरली हम फेज को फाई से डिनोट करते हैं, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि फाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, रेशियो विल रिमेन सेम। तो फाई यहां पर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी इन 2t, इसको हम बोलते हैं फेज।
अब फेज को इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी बताते हैं और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी हम बताते हैं। वो हमारा टॉपिक वेव्स में चलता है, लेकिन यहां पर हम जो कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, टाइम पीरियड के साथ में। तो मैं समझता हूं कि फेज, अब फेज वर्ड कहां से आ रहा है, अब आप समझ रहे होगे ना कि जनरली क्या होता है जब पावर सप्लाई कट होती है कभी या पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, फेज में प्रॉब्लम है, कि 3 फेज सप्लाई है और 3 फेज सप्लाई में कोई एक फेज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये वही फेज है। अब उसके बारे में हम डेप्थ में जाकर आगे चलकर बात करेंगे, फिलहाल हम अपने टॉपिक पर रहते हैं एंड टॉपिक इज योर फेजर एंड फेजर डायग्राम्स। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज क्या है। देखिए बस यहीं से अब आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां तक तो क्या था, हम लोग बात कर रहे थे फेज के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। अब देखिए कितनी तरह के हमारे सर्किट्स कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो एक रेजिस्टर होता है, एक जिसको हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब कॉइल। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं इस चीज का कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और तीसरा हमारा जो कंपोनेंट होता है दैट इज योर कैपेसिटर। अब इसमें क्या होता है, जनरली जैसे आपने कहा कि हमने इसको किसी एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब सोर्स है तो क्या होगा, एक तरफ हायर पोटेंशियल और एक तरफ लोअर पोटेंशियल। यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर हमने कहा इसको भी हमने किसी एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। अब देखिए ये सोर्स कैसा भी हो सकता है, ये सोर्स अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है और ये सोर्स एक डायरेक्ट करंट भी हो सकता है। तो अब यहां हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर डायरेक्ट करंट होगा तो क्या होगा और अल्टरनेटिंग करंट है तो क्या होगा। देखिए अगर डायरेक्ट करंट होता, सपोज आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है और इसमें जैसे ही आप एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे इसमें एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इन द सेम मैनर जैसे ही आप एक कॉइल जिसका इंडक्टेंस L है उस पर आप जैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे क्या होगा, करंट इसमें फ्लो करना शुरू करेगा और ये करंट इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा और जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लगाते हैं, किसी सेल को हम कनेक्ट करते हैं जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं। बेसिकली जब हम कोई सेल यूज करते हैं तो उस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब उससे कोई भी करंट ड्रॉ ना करी जा रही हो तो उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। और वैसे पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन क्या है, इट इज अन ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट नहीं है। और ये सर्किट सारे कैसे हैं, दीज आर द क्लोज सर्किट। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, बेसिकली क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मैं समझता हूं उस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ईएमएफ से रिलेटेड टॉपिक्स पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हमने कहा कि एक हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट का मतलब क्या हो गया, ये चार्ज सेंड करेगा और यहां पर हमारा चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपने कैपेसिटेंस में पढ़ा हुआ है। अब देखिए ओम्स लॉ में आपने पढ़ा। अब देखिए इंपॉर्टेंस आ रहा है किस चीज का, बने रहिए मेरे साथ में वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत ही इजी मेथड में आपको समझा रहा हूं। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय बढ़ जाए, लेकिन आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा जब तक आप लास्ट तक पहुंचेंगे, सारा टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहां पर जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि ओम्स लॉ कहता था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये हमसे पोटेंशियल जैसे पढ़ते थे ना हम लोग, V इक्वल्स टू IR। तो जैसे जैसे आप
पोटेंशियल बढ़ाओगे उसी रेशियो में करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए अब मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं किसका इंपॉर्टेंस, फेजर्स का, कि फेजर हमारा कहां एप्लीकेबल होता है। हमने जैसे V को इंक्रीज किया तो हम देखेंगे इंस्टेंटली I भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये किसके साथ में हुआ? ये हुआ रेजिस्टेंस के साथ में। अब देखिए अलग अलग बिहेवियर होता है। अभी हम इंडक्टर में बात करेंगे, तो अगर जैसे ही आपने इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया, क्या होगा? करंट ग्रो करेगा। करंट तो ग्रो करेगा। अब करंट कैसे ग्रो करेगा? क्योंकि इसमें जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो मैंने शो किया हुआ है, इट इज योर बैक ईएमएफ। ये बैक ईएमएफ क्या करेगा? करंट को पूरी तरह से ग्रो करने से रोकेगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? अपोजिंग नेचर होता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो उस रेशियो में, जिस रेशियो में आप करंट को इंक्रीज करा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करा रहे हैं, करंट होगी, करंट मैक्सिमम पहुंचेगी, लेकिन कब पहुंचेगी? ये कुछ देर बाद पहुंचेगी। तो इसमें क्या होगा? टाइम लैग। मींस करंट क्या करेगी? इसमें करंट आई विल लैग। किसके? लैग बिहाइंड V। जो हमारा V है पोटेंशियल डिफरेंस से, उससे पीछे रह जाएगा। अब देखिए एक नया टॉपिक आ रहा है कि अरे हम तो ये सोचते थे जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहां पर करंट मैक्सिमम होगा, लेकिन कब होगा? कुछ देर बाद। आप पोटेंशियल को मैक्सिमम करा चुके हैं, लेकिन करंट मैक्सिमम नहीं हो रहा, लेकिन रेजिस्टेंस में ये तुरंत होता था। यही चीज हमें फेजर्स बताते हैं। और अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस में क्या होगा? सपोज आपने कोई भी एक सोर्स से इसको कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया इस कैपेसिटर पर, इस प्लेट पर, लेफ्ट वाली प्लेट पर। अब जब ये मैक्सिमम सारा चार्ज पहुंच गया, तो अब क्या होगा? जैसे ही ये चार्ज यहां पर पहुंचेगा, अब ये फर्दर एक्यूमुलेशन से रोकेगा। यहां से ये तो ईएमएफ है भाई, ये सोर्स जो है ये तो और चार्ज भेजना चाहेगा, लेकिन ये अब आगे इसको नहीं आने देगा, क्योंकि ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। तो यहां पर क्या होता है कि आप करंट को पहले क्या कर रहे हैं? आपने करंट को तो मैक्सिमम कर दिया, लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कहां पर? बिटवीन द प्लेट्स, तो वो हमारा उतनी जल्दी एक साथ हम कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना मैक्सिमम होना चाहिए था अब हो गया होगा, नहीं, उसको कुछ टाइम लगता है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लैग्स, या फिर हम क्या देते हैं कि करंट लीड्स। अब ये चीज जो हमें पता चलता है, ये किससे पता चलता है? फेजर डायग्राम से। अब फेजर डायग्राम्स बेसिकली क्या है, हम थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और एक बार में अब आपको मैं समझूंगा कि ये टॉपिक्स को मैं पूरी तरह से समझाऊंगा। अब जैसे ही आप देखते हैं फेजर डायग्राम के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट हो या फिर ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल, ईएमएफ जिसको आप बोल देते हैं, alternating current and alternating EMF, both are considered as phasor। इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं फेजर। क्यों बोलते हैं फेजर? कि अगर हम यहां पर कहें अल्टरनेटिंग करंट की बात करें या अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में वेरी करता है, और दूसरी चीज अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग इंस्टेंट पर, अब जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाया था, आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे चीजों को कि एक मैंने रोटेटिंग वेक्टर जो बनाकर आपको बताया था, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूं तो आप थोड़ा सा इस चीज को देखिए, रिकॉल करते हैं उस चीज को। यहां पर मैंने आपको क्या दिखाया है कि जो भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। फेज के बारे में जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था,
तो मैंने डायरेक्टली आपको समझाया था कि भाई हम यहां पर क्या है, ये पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है। तो उसी तरह से अब अगर हम ये मान लें कि ईएमएफ हुआ या हमारा कोई भी बोलते हैं करंट है और वो कैसा है, इट इज ऑल्टरनेटिंग, तो उस सिचुएशन में ऑल्टरनेटिंग करंट हो या हम ये कह सकते हैं इट इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। भाई मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, देखिए मैं यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं आपको। मैग्नीट्यूड वाइज ये मैंने कह दिया इट इज योर ईएमएफ, इट इज योर करंट। अब यहां हम कह सकते हैं कि टाइम इधर दिखा रहे हैं और दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज ओमेगा, बिकॉज करंट इज ड्यू टू द ईएमएफ। तो एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन सेम, तो टाइम पीरियड को क्या रखेंगे, टाइम पीरियड विल बी सेम। अब यहां कह सकते हैं इट इज योर ई नॉट एंड इट इज योर आई नॉट। बस यही चीज अब हमें फेजर बताता है कि कितना हमारा डिफरेंस है करंट में और एंगल करंट और ईएमएफ के बीच में। जो हम एंगुलर हम जो एक चेंज देखना चाह रहे हैं जिसको हम फेज बताते हैं, वो कितना चेंज है। चलिए वो थोड़ा सा समझते हैं कि सपोज आपसे ये कहा गया, अब मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, कि रेजिस्टेंस पे अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, देखिए इस तरह से आपको समझ में अभी आएगा। एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हमने ले लिया, हमने कहा कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस है और इसमें अब हमने क्या लगाया है, अभी तक हम डीसी की बात कर रहे थे, अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज कर रहे हैं। तो यहां हमने एक ईएमएफ यूज किया एंड इट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जैसे ही इसमें आप इसे सप्लाई करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। तो यहां पर अगर हम कहें तो आप क्या देखते हैं कि इसमें जो करंट आई फ्लो कर रहा है, ये करंट आई आप कैसे दोगे। अगर हम यहां पर बात कहें तो मैं सिंपल अगर आपको शो करके दिखाऊं कि E इज इक्वल्स टू, अगर मैं मान लेता हूं सपोज कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये करंट किस में से जा रहा है, थ्रू द रेजिस्टर। तो अगर मैथमेटिकली मैं दोनों साइड R से डिवाइड कर दूं तो दिस E अपॉन R इज व्हाट, दैट इज पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो आप क्या कहेंगे, इट इज योर I। और ये क्या हो गया, ये हो गया E नॉट अपॉन R। देखिए मैं एक स्टेप बढ़ाकर लिख रहा हूं आपको, और यहां पर क्या आ गया, इट इज I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस चीज को आपको फेजर से बताता हूं, फिर आपको कनेक्ट कराते हैं कि फेजर्स बेसिकली क्या है। अब ये मैं मान लेता हूं, सपोज देखिए मैं एक, जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है फेजर्स में। अगर आप यहां पर देखते हैं कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग करंट, तो अब मैं यहां पर मैंने शो किया, सपोज ये हमारा मानकर चलते हैं, इट इज व्हाट, इट इज योर ईएमएफ, जिसको हम ई से शो कर रहे हैं, राइट। तो ये हमने ई कैसे दिया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब चलिए करंट को भी शो कर लेते हैं। अब देखिए करंट, देखिए अब यहां रिलेशन पर आते हैं। हमने क्या लिखा था, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ था। और फेज क्या होता है, फेज होता है ये एंगल ओमेगा टी। अब अगर हम यहां पर देखते हैं, आई में भी क्या आया, यही फेज आया ओमेगा टी। नहीं तो इसमें कोई चीज ऐड हुआ, ना ही इसमें कोई चीज सबट्रैक्ट हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि दीज टू आर इन फेज। मतलब कहने का यह हुआ कि अगर हम यहां पर माने इसी में, इसी डायग्राम में, कि दिस इज व्हाट, दिस इज योर करंट आई, तो जैसे जैसे ये हमारा ईएमएफ इंक्रीज करेगा, ये एंगल मैंने लिया हुआ, इट इज योर ओमेगा टी। जिस तरह से ईएमएफ इंक्रीज करेगा इन द सेम मैनर, उसी तरह से हमारा करंट भी इंक्रीज करेगा। बिल्कुल कोई टाइम लैगिंग नहीं होगी उसके अंदर। जैसे कि अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाऊं, ये तो डायग्राम में मैंने समझाया आपको, अब मैं ग्राफिकली आपको यही चीज समझाता हूं। मान लेते हैं ये हमने ईएमएफ को शो किया हुआ है,
ये इसका टाइम पीरियड हमने शो किया हुआ है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इसमें करंट को शो कर लेते हैं। देखिए जब कोई टाइम लैग नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे ये ई इंक्रीज करेगा टाइम के साथ में, देखिए अब ये पोर्शन मैंने शो किया हुआ है, यहां देख लीजिए, इट इज योर ई नॉट एंड इट इज योर आई नॉट। टाइम सेम है, टाइम में कहीं जैसे जैसे ई इंक्रीज कर रहा है उसी वक्त पर आई नॉट भी हमारा मैक्सिमम है। जब ई नॉट मैक्सिमम है तो आई नॉट मैक्सिमम है। जब ई नॉट आप देखते हैं रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम है, इट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, इट इज द नेगेटिव डायरेक्शन। उसी सिचुएशन में उसी टाइम पर हम क्या देखते हैं कि ये हमारा ये भी मैक्सिमम हो जाता है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, दोनों का फेज सेम है। देखिए फेजर डायग्राम, देखिए इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा आपको कि ये क्या है, दोनों का फेज सेम है। ये हमने क्या समझा, तो हम क्या समझते हैं कि इन रेजिस्टेंस, अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस है, राइट, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, अगर हम यहां पर कहें ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, बोथ आर इन फेज। देखिए हो रहा है ना टॉपिक इंपॉर्टेंट, साथ के साथ इंटरेस्टिंग। अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से, देखिए डीसी और एसी का फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि डीसी तो डायरेक्ट करंट था, डीसी पे अगर हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम एसी पे बात कर रहे हैं ऑल्ट्रेशन हो रहा है इसके अंदर, टाइम के साथ में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर टाइम के साथ में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि और भी बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। अब देखिए दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि अब अगर सपोज इंडक्टर होता तो क्या होता। अब एक इंडक्टर पे बात कर लेते हैं कि इंडक्टर में अगर हम करते हैं तो एक कॉइल को बना लेते हैं। बहुत जल्दी आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ये मानकर चलिए। अब अगर हम इस इंडक्टर में कोई एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को यूज कर दें, यहां पर क्या है, इट इज ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए हमने रेजिस्टेंस में तो अभी मान लिया था कि कोई हमारा फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा कि कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब अगर हम ये मान लें सपोज कि जो करंट इसमें अंदर जा रहा है आई, ये करंट किससे दिया जा रहा है, सपोज हम कह दें कि ये करंट में अगर कुछ फेज डिफरेंस होगा तो क्या होगा, हम ये देखेंगे कि साइन ओमेगा टी में या तो कोई वैल्यू ऐड हो जाएगी या कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस चीज पर हमें फोकस करना होगा। इंडक्टर का बिहेवियर पता ही होगा कि जैसे ही करंट ग्रो करना शुरू करेगा इसका क्या होगा, इसका फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। अब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। अब है तो ईएमएफ, ये क्या है हमारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये क्या आ गया बैक ईएमएफ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें अगर हम मान लेते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस तो इसका है ही नहीं कुछ, क्योंकि हमने तो कॉइल बनाया हुआ है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसको हम क्या मानते हैं, इंडक्टिव सर्किट। और अगर हम यहां पर किरचॉफ का रूल लगा दें तो क्या होगा, अब अगर सपोज आप कहते हैं ये इधर करंट सेंड कर रहा था, इसका डायरेक्शन ये था, बैक ईएमएफ का डायरेक्शन इससे अपोजिट होगा, तो आप यहां क्या बोल सकते हैं, आप यहां बोल सकते हैं ओवरऑल अगर आप देखेंगे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, किरचॉफ का आप रूल लगाते हैं तो E प्लस ई इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां पर आप देखते हैं E क्या है, E इज योर E नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहां से आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होने जा रहा है, फेज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने जा रहा है। अब यहां पर इस E को क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद में कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होता है, ईएमएफ की वैल्यू होता है माइनस
एल डी आई अपॉन डी टी। अब देखिए करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, इसलिए यहां पर क्या हो गया, हमारा इंडक्टेंस आ गया। इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, इंडक्टेंस का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी कॉइल के अंदर अगर उस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है या उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसमें एक ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, तो यहां पर हम कह सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब देखिए हमें निकालना क्या था, अब हम दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। हमें ईएमएफ गिवन है, व्हाट इज द ईएमएफ, दिस इज योर ईएमएफ 1, और यहां से हमें करंट का रिलेशन निकालना है। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस रिलेशन से क्या बोल सकते हैं कि डी आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए मैथमेटिकली हम चीजों को लिख रहे हैं और आप यहीं से चीजों को समझते चलिए। तो डी आई इज इक्वल्स टू वॉट, इट इज ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो इट इज योर डी आई कि थोड़ा सा हमारा करंट में चेंज आया। अब हम कहें करंट हमारा पूरा ग्रो कर गया, कितना करंट पहुंच गया, आई तक पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे, हम आई निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में आपको क्या मिलता है, देखते हैं इस चीज को, इट इज साइन ओमेगा टी डी टी। अब ई नॉट इज योर कांस्टेंट, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, ई नॉट अपॉन एल, और इंटीग्रेशन निकालते हैं किस चीज का, साइन ओमेगा टी एंड डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी, एंड इंटीग्रल कोफिशिएंट ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, इट इज योर ओमेगा। तो यहां पर अगर आप इसी चीज को देखें, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं इसी टॉपिक को, इस टॉपिक को अब हम यहां पर लेकर चलते हैं, और ये क्या हो जाता है, I इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल एंड इट इज माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखिए फंक्शन हम क्या लेकर चले थे, फंक्शन हम लेकर चले थे E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए मैं अलग से यहां पर लिख रहा हूं, ये हमारा फंक्शन था किस चीज का, हम कह रहे थे कि E इज द फंक्शन ऑफ टाइम, कि जो EMF है वो चेंज हो रहा है किसके साथ में, टाइम के साथ में, और ओमेगा टी क्या था, आपका फेज। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब इस ओमेगा एल, ये एक नई चीज आ गई, इसको हम बोलते हैं XL। XL का मतलब क्या हो जाता है, इट इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी बात हो रहा था ना कि किसी भी अगर सर्किट के अंदर हम करंट को पास कराएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो ये रेजिस्टेंस तो नहीं है इसके अंदर, इसमें क्या चीज आ गया, ओमेगा एल, एक नया टर्म आ गया। तो इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस कॉइल। अब ये किस वजह से हो रहा है भाई, इसका रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ तो होगा वायर का, लेकिन साथ के साथ हम क्या देख रहे हैं, जो बैक ईएमएफ था। तो यहां पर इन दोनों चीजों को कलेक्टिवली हमने क्या बोला है, यहां पर एक नया टर्म आ गया, दैट इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अपोजिशन है, इसका मतलब एक्सेल का जो डायमेंशंस है, अगर हम बात करते हैं इसकी जो डायमेंशंस होती हैं, इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, सिमिलर टू रेजिस्टेंस। तो हम इसे ट्रीट रेजिस्टेंस की तरह ही करते हैं, लेकिन बेसिकली एक क्वांटिटी अलग है, इट इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां हम लिख देते हैं I इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्सएल।
अब इसको हम क्या लिखेंगे भाई, हमारा जो फंक्शन था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो कहीं पर कोई नेगेटिव साइन नहीं था। अब यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आपके पास आ रहा है माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इस कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, मैथमेटिकली देखिए चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। कुछ इस तरह से हम लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो अभी आप यहां पर देखेंगे तो क्या आ गया, इट इज ई नॉट अपॉन एक्स एल। यही वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन एक्स एल इज योर आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें पता है, एक हम पढ़कर आए हैं पीछे के, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये टिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिख देंगे साइन, क्योंकि देखिए फंक्शन हमारा किस में था, साइन में था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर क्या लिख देंगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं। तो अब ये वैल्यू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट एंड इट इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया फेज का। यहां ओमेगा टी टर्म में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी में कहीं कोई और दूसरा एंगल नहीं था, लेकिन यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपका एक एंगल आ गया पाई बाई 2। तो यही क्या है, इट इज योर फेज डिफरेंस। यही हमारा फेज डिफरेंस है। तो अब ये भी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये पीछे रह जाएगा, मतलब EMF will lead the current by पाई बाई 2। पाई बाई 2 से करंट हमारा पीछे रह जाएगा और EMF इसको लीड करेगा। तो इसको अगर हम समझना चाहें किस तरह से, फेजर से, अब मैं फेजर पे बात करूंगा कि इसका फेजर मैं यही बना देता हूं, आप इस चीज को देखिए। देखिए मैं यहां पर फेजर ड्रॉ कर रहा हूं, डिफरेंट कलर से है, समझ में आ जाएगा आपको। सपोज मैंने यहां पर ये शो किया, इट इज योर EMF, ये क्या है, इट इज योर E, दैट इज योर EMF। ये पोर्शन क्या है, इट इज योर ओमेगा टी। तो अगर करंट पीछे है इससे, तो करंट किधर आएगा, दिस इज योर करंट I। एंगल बीच में कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका फेजर। दिस डायग्राम इज योर फेजर डायग्राम। किस चीज के लिए फेजर डायग्राम आया, ये फेजर डायग्राम हो गया हमारा कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ इंडक्टर, और कैसा करंट फ्लो कर रहा है, इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसी का अगर मैं डायग्राम आपको शो करता हूं, है ना, ग्राफिकली शो करते हैं, तो ग्राफिकली भी देखिए, मैं टॉप मोस्ट पार्ट पर आपको समझा रहा हूं, आप देखिए इस चीज को। सपोज हमने यहां पर शो किया, इट इज योर EMF, जिस तरह से मैंने अभी रेजिस्टेंस में शो किया था, ठीक उसी तरह से यहां पर शो कर रहा हूं कि ये हमारा EMF है, इट इज योर E नॉट। ये मैंने टाइम पीरियड दिखाया हुआ है यहां पर कि टाइम पीरियड इज T। अब चलिए करंट को भी शो कर लेते हैं। तो करंट क्या था, करंट पाई बाई 2 पीछे था, मतलब जब EMF मैक्सिमम है तो करंट क्या होगा, करंट इज मिनिमम। तो हम करंट को यहां से शुरू करते हैं कुछ इस तरह से, और ये कुछ हम पीछे ले आते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, अगर हम देखें यहां पर हमारा 2 पाई एंगल में पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, तो ये क्या होगा, इट इज योर पाई एंड दिस वन इज पाई बाई 2। तो यहां अगर आप देखते हैं तो हम ये कह देंगे कि जिस जगह ये मिनिमम है, विच वन, EMF इज मिनिमम, उस जगह पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए
ये हमारा करंट हो गया, इट इज योर आई नॉट। इस जगह पर आकर ये मैक्सिमम हो गया, और जब ये मिनिमम होगा मतलब उस सिचुएशन पर ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा एक फेजर डायग्राम, ये हमारा फेजर डायग्राम कहलाया। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, इट इज योर फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम कहलाएगा। और ये जो है ये हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इट इज योर ओमेगा टी, आपने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हम इधर साइड में ई और आई को शो कर रहे हैं। तो ये हमारा आई नॉट, हम यहां पर भी बोलेंगे इट इज योर आई नॉट, और दिस वन इज योर ई नॉट। तो मैं समझता हूं ये फेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। किस चीज में? इन केस ऑफ इंडक्टर। हमने किस पर बात किया? अभी इंडक्टर पे बात किया। अब एक और हमारा कंपोनेंट आ जाता है, और उसके बाद में वीडियो मैं अपनी कंप्लीट करूंगा। वीडियो वास्तव में बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही बार में अगर हम समझें तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखिए। और मैं समझता हूं कि ये मैक्सिमम चीजों को आपका कवर अप कर रहा है ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको, मैं नहीं समझता कि किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए एक दूसरा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज योर कैपेसिटर। कि जब कैपेसिटेंस में हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होता है। अब हम कैपेसिटर की बात कर देते हैं, इट इज योर कैपेसिटर। अब देखिए बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, तो ज्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मानकर चलते हैं कि सपोज ये हमारा एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, और इसको हम एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ये हमारा ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, तो अगर हम यहां पर सोर्स दिखाएंगे तो इट इज E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें जो भी चार्ज जा रहा है दैट इज योर करंट आई, करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर कुछ ना कुछ चार्ज हमारा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर इस सिचुएशन में हम यहां पर कहें कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस पार्ट पर आकर के। कैपेसिटेंस में जो हमने थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, अभी आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाई बी। अगर सपोज ये Q चार्ज यहां एक्यूमुलेट होता है और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने क्या यहां पर लगाया हुआ है? दैट इज योर ईएमएफ। तो अगर हम यहां पर कहेंगे दिस E इज इक्वल्स टू, अगर हम इस V को E कंसीडर कर लेते हैं, इट इज Q बाई C। अब थोड़ा सा आप देखते चलिए, बिल्कुल चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो यहां पर आप कहेंगे इट इज E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि E की यही वैल्यू है, इट इज योर Q बाई C। तो हम यहां पर कह सकते हैं दिस Q इज इक्वल्स टू C E नॉट साइन ओमेगा टी। सिंपल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें तो फाइंड आउट करना है करंट। अब करंट क्या है? यहां में गिवन क्या है? हमें तो ये पता है कि ये सोर्स हमने कनेक्ट किया हुआ है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट निकालने के लिए आपको पता है कि एज I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो हम यहां पर क्या करेंगे? हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या मिला आपको? दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। बोथ द साइड हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट। तो डी ओवर डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो इट इज योर आई। देखिए मैं करंट फाइंड आउट करना था, करंट तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये क्या हो जाएगा? अगर सी ई नॉट को आप बाहर ले लें तो इट इज डी ओवर डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल्स टू सी ई नॉट, एंड साइन ओमेगा टी का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इट इज व्हाट? इट इज कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा। तो ओमेगा को हम यहां लिख देते हैं, इट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको और थोड़ा इजी वे में अगर हम लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन सी, और ओमेगा को नीचे ले जाते हैं, इट इज 1 अपॉन ओमेगा सी। मैथमेटिकली
इट इज कॉस ओमेगा टी। अब देखिए एक नया टर्म और आ चुका है यहां पर हमारे सामने, जिस तरह से लास्ट टाइम आया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसे ही अब एक नया टर्म और आ रहा है, दैट इज योर 1/ओमेगा-c। ये क्या बोला जाता है? इट इज योर XC। इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे डील होगा? बिल्कुल वैसे ही डील होगा जैसे एक रेजिस्टेंस डील होता है। तो I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इट इज I0 एंड कॉस ओमेगा टी। देखिए क्वेश्चन फिर वहीं पर आ चुका है कि हमारा फंक्शन साइन का था और हमारा फंक्शन क्या मिल रहा है? कॉस ओमेगा टी। और हमें पता है साइन और कॉस के फंक्शन में π/2 का ही फेज डिफरेंस होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव रखना है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं I0 और इसको लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इसको अगर हम और वे में लिखें, इसी फेजर्स की रेफरेंस में देखें, तो इट इज ओमेगा टी, ये हमारा फंक्शन था। अब इसमें क्या हो गया? प्लस π/2। तो हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि करंट लीड्स, करंट क्या कर रहा है? करंट लीड कर रहा है किसे? EMF। किससे लीड कर रहा है? बाई π/2। तो यहां पर भी आपने देखा कि एक फेज में डिफरेंस आ गया। यह मैं अब इसका फेजर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब फेजर्स का यूज कहां आएगा? जब इनके कॉम्बिनेशंस को हम स्टार्ट करेंगे तब फेजर्स का हमारा मेन पार्ट शुरू होगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया कि E हमने किस डायरेक्शन में दिखाया हुआ है? इट इज योर E, दिस इज योर ओमेगा टी। अब इसमें क्या है? करंट लीड कर रहा है, तो करंट कहां चला गया? इट इज योर करंट। कितने से लीड कर रहा है? 90 से लीड कर रहा है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। इसको हमने क्या कहा? इट इज योर फेजर डायग्राम। किसके लिए? कि व्हेन करंट, बेसिकली हमारा ये आ गया कैपेसिटर के लिए। और इसी को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें कि भाई डायग्राम हमसे क्या कह रहा है इसमें, तो ठीक अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा मैंने जैसे पिछले में समझाया था वही चीज यहां पर आपको बता रहा हूं कि ये क्या हो गया? दिस इज योर EMF, टाइम पीरियड इज T एंड इट इज योर E0। ये पोर्शन भी क्या है? दिस इज योर E0। अब यहां पर आप देख लीजिए T भी है और इसको हम 2π भी कह सकते हैं। T या बोल देते हैं इसको 2π। टाइम पीरियड में लेंगे तो T बोलेंगे और अगर हम फेज के टर्म्स में लेंगे तो इट इज 2π। अब हमने क्या बोला कि ये जो करंट है ये हमारा लीड करता है। इसका मतलब लीड करने का मतलब क्या हुआ? अभी क्यों लीड करता है इसका भी बारे में आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगा मैं। अभी इसमें आपने देखा कि जब EMF 0 है, इसका मतलब उस टाइम पर करंट क्या होना चाहिए? इट शुड बी मैक्सिमम। और जब ये हमारा मैक्सिमम है ये पार्ट, उस टाइम पर हमारा करंट क्या होना चाहिए? 0। कितना आ जाता है? इट इज π/2। और ये क्या दिखा दिया हमने? I0। तो अब कुछ हम इस तरह से यहां पर शो करेंगे कि जब ये 0 हो गया तो उस सिचुएशन में ये पार्ट क्या हो जाएगा? इट इज मैक्सिमम। तो हम यहां शो कर देंगे इट इज I0। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर रेजिस्टर की हम बात करते हैं, स्पेसिफिक किसकी बात करते हैं? रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस में हमने क्या देखा कि EMF एंड करंट दोनों साथ साथ चल रहे थे, मींस दीज वर इन फेज। हम अगर किसी इंडक्टर की बात कर रहे थे तो इंडक्टर में क्या हो रहा था? इंडक्टर में हम देख रहे थे EMF लीड कर रहा था। किसको लीड कर रहा था? करंट को। किससे लीड कर रहा था? बाई π/2। और इसी तरह से अगर हमने कैपेसिटर में देखा, कैपेसिटर में आप क्या देखा आपने कि करंट लीड कर रहा है। करंट, इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना है। करंट लीड्स EMF। कितने से लीड कर रहा है? बाई π/2।
अब देखिए, अगर इसका कॉम्बिनेशन भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये दो अलग चीज, लेकिन एक बार में मैंने आपको तीनों चीजों के बारे में डिस्कशन करके बताया कि करंट जब हमारा ईएमएफ किसी भी हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को यूज करते हैं एक रेजिस्टेंस पर, एक कैपेसिटर पर या एक इंडक्टर पर, तो किस तरह से वेरिएशंस आते हैं, और फेज और फेजर्स के बारे में बताया। फेजर डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आया होगा कि कौन सी चीज कब मैक्सिमम होती है और क्यों होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।